अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस के आगाज़ में काय कबीले का ढोल बजता है। सब लोग हैरानगी से देखने लगते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन अपने काफ़ी सारे आदमियों के साथ वहां पहुंच गए थे, लेकिन वो अपना रूप बदल कर एक ताजिर की शक्ल में आए थे। अंदर पहुंचकर वो सब अपने घोड़ों से उतर आते हैं। धुंधार उन्हें खुश आमदीद कहता है। सुल्तान कहते हैं, हमने अपने दोस्तों से अर्तुल साहब के बारे में बहुत सुना है। हम यहाँ तिजारत करने आए हैं। हलब में मुझे अबू मंसूर मोहम्मद के नाम से पुकारते हैं। धुंधार कहता है, आपको बहुत खुश आमदीद है। मैं अर्तुल साहब का भाई धुंधार हूँ। आप अपने आदमियों के साथ हमारे मेहमान बने। आप लंबा सफ़र तय करके आए हैं, कुछ आराम कर लें। सुल्तान कहते हैं, शुक्रिया। फिर वो एक तरफ कुछ रूमियों को देख कर कहते हैं, मैंने सुना है कि आपकी रियासत कारा जैसर के साथ हालत जंग में है, फिर भी आप इन रूमियों के साथ तिजारत कर रहे हैं। धुंधार कहता है, यह तिजारत नहीं है, बल्कि अर्तुल साहब ने इन लोगों की मदद करने का हुक्म दिया था क्योंकि ये मुश्किल में हैं। सुल्तान कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी रियासतें देखी हैं, लेकिन आप पहली रियासत हैं जो अपने दुश्मन के लोगों की भी मदद करते हैं। आयमा खातून कहती हैं, अर्तुल साहब हमेशा गरीब लोगों की मदद करते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, लगता है अर्तुल साहब ना सिर्फ एक अजीम जंगजू हैं, बल्कि एक बेलौस इंसान भी हैं। फिर धुंधार आयमा खातून और हलीमा सुल्तान का तारुफ कराता है। सुल्तान कहते हैं, आप लोग बहुत ही शानदार कालीनें तैयार करते हैं, इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपसे बहुत सारी कालीनें खरीदना चाहता हूँ। फिर सुल्तान अपने आदमी को इशारा करते हैं तो वो सोने की 2 बड़ी बड़ी पोटलियाँ उठाकर ले आता है। सुल्तान कहते हैं, मैं आधी रकम पेशगी अदा करना चाहता हूँ और बाकी कालीनें तैयार होने के बाद अदा करूँगा। धुंधार वो सोना वसूल कर लेता है और कहता है, इंशाल्लाह आपको हमारी कालीनें बहुत पसंद आएंगी। फिर हलीमा कहती है, आप मुझे कुछ जाने पहचाने लगते हैं। सुल्तान कहते हैं, मैंने बहुत से शहरों और बहुत सी जगहों की तरफ सफ़र किया है, लाजमी आपने कहीं मुझे देखा होगा। फिर आयमा खातून कहती हैं, मुसाफिरों को कुछ आराम करने दें। फिर सिपाही गुनगुत उन्हें लेकर एक तरफ चला जाता है। उनके जाने के बाद हलीमा कहती है, मुझे महसूस होता है कि मैं इस आदमी को कहीं से जानती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। मुझे इस आदमी पर शक है। ये और इसके आदमी ताजरों की तरह नहीं लगते, बल्कि ये शाही लोग लगते हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में एक सिपाही अंदर आकर वसूलियस को बताता है कि शहनशाह के मुहाफिज यहाँ आए हैं। वसूलियस कहता है, भेजो उनको। वसूलियस का कमांडर कहता है, शहनशाह अपने मुआवज़ों को सिर्फ किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, लाजमी कोई अहम मसला होगा। फिर वो शहनशाह का कमांडर अंदर दाखिल होता है जो सुल्तान के जासूस का पीछा कर रहा था, और कहता है, गवर्नर वसूलियस, हमें आपके सिपाहियों की ज़रूरत है। हमें शहनशाह के महल में एक जासूस का पता चला था जो सुल्तान अलाउद्दीन के लिए काम कर रहा था। आज सुबह हमने उस पर हमला किया था जब वो दूसरे आदमी से मुलाकात कर रहा था। वो जासूस जख्मी हो गया है, लेकिन फिर वो दूसरे आदमी की मदद से भागने में कामयाब हो गया है। वसूलियस कहता है, क्या आप जानते हैं कि वो आगे किससे रब्ता करने वाला था? कमांडर कहता है, इस बारे में हमें नहीं पता, लेकिन उसका एक थैला हमें मिला है। वसूलियस वो थैला खोल कर देखने लगता है। उसमें कुछ कपड़े मौजूद थे। वसूलियस मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि उसे कैसे तलाश करना है। फिर वो अपने कमांडर निकोलस को कहता है, अपने बेहतरीन आदमी तैयार करो, हम रवाना हो रहे हैं। दूसरी तरफ सुल्तान अपनी आदमियों के साथ ट्रेनिंग एरिया में पहुंच चुके थे और सिपाहियों को आपस में प्रैक्टिस करते हुए देखने लगते हैं। इतने में धुंधार उनके पास आ जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, माशाल्लाह आपके सिपाही काफ़ी अच्छी हालत में हैं, ये चीते की तरह मजबूत लग रहे हैं। धुंधार कहता है, हम हर वक्त इनकी तरबियत करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जंग बहुत करीब है। सुल्तान पूछते हैं, क्या दूसरे तुर्क कबीले भी काय कबीले की तरह जंग के लिए तैयार हैं? धुंधार कहता है, वो तैयार हैं। अर्तुल साहब जब भी दूसरे तुर्क सरदारों से मुलाकात करते हैं तो वो उन्हें सिपाहियों को तैयार रखने का मशवरा देते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, मैंने सुना है कि अर्तुल साहब सियासत में भी दिलचस्पी रखते हैं। धुंधार कहता है, यह बात आप उनसे खुद पूछ लेना जब वो वापस आएंगे। इतने में अर्तुल भी वहां पहुंच जाता है। धुंधार कहता है, भाई आ गए हैं। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुल की तरफ देखने लगते हैं और फिर उधर से वापस चल पड़ते हैं। अर्तुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, तैयार हो जाओ सिपाहियों, काफिर वसूलियस खून का प्यासा आदमी है,
اور अब निकाया से उसके पास नए सिपाही आ चुके हैं। इस वजह से हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हमारे सुल्तान इस वक्त मंगोलों के साथ निपट रहे हैं और हम इन ज़मीनों पर वसूलियत की ज़िंदगी अजीरन कर देंगे। इस दौरान सुल्तान भी एक तरफ छुप कर ये सब देख रहे थे। फिर अर्तुगरुल घोड़े से उतर आता है और अपने साथियों से मिलने लगता है। इतने में सुल्तान वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वसूलियस 2 कुत्तों को लेकर बाहर आ चुका था ताकि उनकी मदद से सुल्तान के जासूस को तलाश किया जा सके। सिपाही उन कुत्तों को जासूस के कपड़े सुंघाते हैं और फिर सब आगे बढ़ने लगते हैं। इस दौरान वसूलियस का कमांडर कहता है, मैं हैरान हूँ कि वो जासूस कोनिया जाने की बजाय यहाँ क्यों आए हैं। वसूलियस कहता है, यहाँ कोई और आदमी है जो कोनिया और निकाया के दरमियान पैगाम रसानी कर रहा है, हमें उसका पता लगाना होगा, वो भी इस जासूस के पीछे जरूर आएगा। कमांडर कहता है, अगर हम उससे पहले जासूस तक पहुँच गए तो उस आदमी का भी पता चल जाएगा। दूसरी तरफ ट्रेनिंग एरिया में अर्तुगरुल दुंदार को कहता है, तुम काफ़ी मेहनत कर रहे हो, इससे मैं काफ़ी मुतासिर हुआ हूँ। अब तुम जिरगे का आदमी और एक सिपाही होने के पूरे हकदार हो। यह सुनकर दुंदार बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मेरे पास भी आपके लिए एक खुशखबरी है भाई। हलब से एक ताजिर अबू मंसूर यहाँ आया है। वो हमारी कालीनों से काफ़ी मुतासिर है और हमसे बहुत सारी कालीनें खरीदना चाहता है। उसने पेशगी में काफ़ी सारा सोना भी दे दिया है। अर्तुगरुल कहता है, यह तो खुशी की बात है, कहाँ है वो? दुंदार कहता है, अभी तो वो यहीं था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। जावेदार कबीले में आलियार असलान को कहता है, जब से आप अमीर सादुद्दीन की तरफ से होकर आई हैं, आपने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। आप घुड़सवारी और शिकार की शौकीन हैं, लेकिन अभी आप अपने खेमे में बंद होकर रह गई हो। असलान कहती है, मैं एक आज़ाद परिंदे की तरह उड़ना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने मुझे कैद कर दिया है। आलियार कहता है, कोई भी आपको इस शादी पर मजबूर नहीं कर सकता बाजी, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा। असलान कहती है, अब तीर कमान से निकल चुका है भाई, मैं रियासत और हमारे कबीले के दरमियान दुश्मनी नहीं पैदा करना चाहती। आपको क्या लगता है कि आप सादुद्दीन हार मान जाएगा? आलियार कहता है, आप मुझ पर यकीन रखें बाजी, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको ये शादी करने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता। असलान मुस्कुराते हुए कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आप जैसा भाई मिला है। आलियार कहता है, शुक्रिया बाजी, आज शाम हम अर्तुगरुल साहब की तरफ जाएंगे, आप तैयार हो जाएं। दूसरी तरफ वसूलियस के कुत्ते एक जगह पहुंचकर रुक जाते हैं। एक सिपाही कहता है, जनाब वो इस गार में छुपे हैं। यह सुनकर वसूलियस उस गार की तरफ बढ़ने लगता है और अंदर दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन हल्ली बाजार के सराय महल में पहुंच चुके थे। वहां बाजार के बहुत सारे ताजिर भी मौजूद थे जिन्हें सुल्तान ने दावत देकर बुलाया था। वो सब ताजिर अर्तुगरुल की बहुत तारीफें करते हैं और कहते हैं, अर्तुगरुल साहब ने हमेशा हमारी मदद की है और हमारे सारे टैक्स भी माफ़ कर दिए हैं। फिर सुल्तान अलाउद्दीन आलिको को कहते हैं, मेरे मेहमानों के लिए गोश्त और शरबत लाओ और मुझे मायूस मत करना। फिर आलिको अपने आदमी को अच्छा खाना तैयार करने का हुक्म देता है। फिर वो दुमरुल को कहता है, इस आदमी ने मेज़ पर सियासत शुरू कर दी है, मुझे ये आदमी अच्छा नहीं लगा, इसने पूरा सराय महल बुक कर लिया है, मैं खौफजदा हूँ कि इसके पीछे वसूलियत ना हो। दुमरुल कहता है, तुम परेशान ना हो आलिको, हमारे आदमी सारी रात जाकर इनकी निगरानी करेंगे, मैं भी कबीले जाकर अर्तुगरुल साहब को इस बारे में खबर देता हूँ। दूसरी तरफ वसूलियस गार में पहुंच जाता है जहां सुल्तान का जासूस सो रहा था। वसूलियस उसकी टांग में तलवार रखकर उसे जगा देता है और कहता है, हमने आपकी नींद में खलल तो नहीं डाला। वो जासूस अपना खंजर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वसूलियस उसे नाकाम बना देता है और कहता है, बताओ मुझे सुल्तान अलाउद्दीन की ज़मीनों पर तुम्हारा जासूस कौन है? यहाँ तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? जासूस कहता है, मैं शहादत का इंतज़ार कर रहा हूँ कमीने। वसूलियस उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इतने में शहंशाह का खास कमांडर अंदर दाखिल होता है और कहता है, कमांडर वसूलियस, वो 2 आदमी थे, एक आदमी गायब है। ये सुनकर वसूलियस उस कमांडर की गर्दन पर तलवार फेर कर उसे मार देता है। और फिर कहता है, जैसे मेरा अंदाजा था, वो गायब जासूस हमें सुल्तान का आदमी देगा। अपने सिपाहियों को तैयार करो निकोलस, हम उनके लिए एक जाल बिछाएंगे जब वो यहाँ आएंगे। दूसरी तरफ आलियार और असलान काई कबीले पहुंच चुके थे और सब खाना खाने लगते हैं। इस दौरान हलीमा उनको बताती है कि आज एक ताजिर यहाँ आया है जिसने हमारी कालीनों की शोहरत के बारे में सुना था। अब हम दोनों कबीले मिलकर मजीद कालीनें तैयार करेंगे। आलियार कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है, हमारी कालीनें काफ़ी मशहूर हो गई हैं अर्तुगरुल साहब, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो आदमी कौन है और कहाँ से आया है। अर्तुगरुल कहता है, उसका नाम अबू मंसूर है और वो हलब से आया है, ऐसा उसने दुंदार को बताया है। आयमा खातून कहती हैं, मुझे उम्मीद है कि उसकी नीयत अच्छी होगी। इतने में दुमरुल अंदर दाखिल होता है और कहता है, सरदार मैं हल्ली बाजार से आ रहा हूँ। एक ताजिर अबू मंसूर वहाँ पहुँचा है। वो ताजिरों से बातचीत कर रहा था और उनसे तिजारत और सियासत के बारे में सवालात कर रहा था। वो सुनहरी ज़बान का आदमी है सरदार, लोग उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे।
ارطغرل کہتا ہے شکریہ دمرل، تم اس پر نظر رکھو۔ پھر دمرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد الیار کہتا ہے وہ ایک تاجر ہے، پھر وہ اس طرح کے سوالات کیوں کر رہا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے ہم اس کا پتہ لگائیں گے الیار صاحب۔ پھر سب کھانا کھانے لگتے ہیں۔ اس دوران حائمہ خاتون دیکھتی ہیں کہ اسلحان بہت پریشان بیٹھی تھی اور اس سے پوچھتی ہیں کیا بات ہے بیٹی، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ اسلحان کہتی ہے میں ٹھیک ہوں حائمہ والدہ، میں کالینوں اور اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ حائمہ خاتون پوچھتی ہیں تو تمہاری شادی کا کوئی دن مقرر ہو گیا ہے؟ اسلحان کہتی ہے ہمارے سلطان اچانک کہیں چلے گئے تھے، اس لیے ہمیں شادی ملتوی کرنی پڑی۔ اب امیر سعد الدین یہاں آئیں گے اور پھر ہماری شادی یہاں ہوگی۔ الیار کہتا ہے یہ بہتر ہوا کہ شادی ملتوی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اسلحان حیرانگی سے الیار کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ الیار کہتا ہے یہ سب ہمارے خاندان کی طرح ہے باجی، ہم ان سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے۔ ارطغرل پوچھتا ہے خیر ہے الیار صاحب، مسئلہ کیا ہے؟ الیار کچھ بتانے لگا تھا کہ اچانک حلیمہ کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ سب لوگوں کا دھیان اس طرف ہو جاتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میرا بچہ آنے والا ہے، پھر وہ درد سے چیخنے لگتی ہے۔ حائمہ خاتون اسلحان کو کہتی ہیں آپ جا کر فوراً ارطغرل صاحب کو بلا لاؤ۔ یہ سن کر اسلحان فوراً باہر چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد حکیم ارطغرل آ جاتا ہے اور حلیمہ کا معائنہ کرنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے صورتحال ٹھیک نہیں ہے سردار، بچے کی پیدائش شروع ہو چکی ہے لیکن کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ فوراً دائیوں کو بلا لیں اور افسہ خاتون آپ کچھ پانی گرم کر لیں، دائیوں کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ یہ سن کر ارطغرل اٹھ کر باہر مرکزی خیمے میں آ جاتا ہے اور کچھ پریشان ہو جاتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔